बजट सत्र में भू कानून ला सकती है धामी सरकार। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में दी मंजूरी। सीएम ने एक्स पर लिखा, संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा भू कानून। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक प्रकरण में हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। मदन सिंह बिष्ट ने कहा, करूंगा मानहानि का केस। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर का किया विरोध। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान से हरिद्वार के साधु संतों में नाराजगी। माफी मांगने की मांग। महाकुंभ को ममता ने बताया था मृत्यु कुंभ। और चंपावत में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बिना मरम्मत कार्य के ही आपदा मद से 2 लाख रुपए की धनराशि निकालने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून विधानसभा में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और सेना की तरफ से राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है। भू कानून पर कैबिनेट में मोहर लगी है। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में मीटिंग में ये मोहर लगी। बजट सत्र में भू कानून ला सकती है सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट में मोहर लगने के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे उन्होंने लिखा, हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला है। भू कानून जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस भू कानून को मंजूरी मिली है। अब बजट सत्र में भू कानून को सरकार ला सकती है। भू कानून को लेकर सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। भावनाओं का सम्मान करते हुए भू कानून को मंजूरी दी गई। संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ये भू कानून करेगा। सीएम ने लिखा कि प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हमारी सरकार है। हम कभी भी जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। सीएम ने लिखा कि राज्य की संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भू कानून पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। आपको बता दें कि 18 तारीख से उत्तराखंड में धामी सरकार का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में भू कानून धामी सरकार ला सकती है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले आपातकालीन ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया। भू कानून को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करते रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो भू अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र यानी जो अभी सत्र चला उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे, और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि
उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी। लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जनभावना के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा फैसला है। कैबिनेट में भू कानून को मंजूरी मिल गई है और अब सदन के पटल पर भू कानून को लाया जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना यहां पर काम किया है सरकार ने भू कानून को लेकर। किस तरीके का भू कानून होगा, जिस तरीके की उत्तराखंड भू कानून की मांग की जा रही है, क्या उसके अनुरूप ही सरकार भू कानून लेकर आ रही है? इसमें कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कब इसको सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, आज भी ये हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भू कानून पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इंतजार है सदन के पटल पर भू कानून को रखने का। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, ये बड़ा फैसला है कैबिनेट का और इसमें यह कहा गया कि भू कानून को मंजूरी के बाद अब इसको सदन में लाया जा सकता है। इसको लेकर क्या चर्चा है और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरह से ये पहले सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि भू कानून राज्य में आना चाहिए और काफी अहम मुद्दा भी है, लंबे समय से ये मांग भी चली आ रही है कि भू कानून राज्य में लागू होना चाहिए। इसको लेकर समय समय पर हमने देखा है कि प्रदर्शन भी होते हुए नजर आए और सभी लोगों की ये मांग थी, पूरे उत्तराखंड की ये मांग थी, जिसको धामी सरकार ने नया स्वरूप दिया है और इसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जल्दी इसको सदन में भी पेश कर दिया जाएगा। यानी कि आज जो कैबिनेट हुई है वो काफी अहम भी हुई है रवि, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनभावनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार इंडिकेट देते हुए भी नजर आए हैं कि जल्दी राज्य में भू कानून को लागू कर दिया जाएगा और यही वजह है कि आज की जब कैबिनेट की बैठक हुई और सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई थी कि जल्दी राज्य में भू कानून को लागू कर दिया जाएगा। और आज धामी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला भी ले लिया है जिसकी हर कोई सराहना भी कर रहा है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। तभी जितने भी यहाँ पर विधायक गण हैं या फिर क्योंकि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी है रवि, और सभी जो विधायक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार का यह बेहद अच्छा निर्णय भी है और इसकी सराहना भी लोग करते हुए अब नजर आ रहे हैं रवि। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी है, मैक्स अस्पताल में भर्ती किए गए हैं कांग्रेस नेता हरीश रावत। डॉक्टर ने हरीश रावत को आईसीयू में शिफ्ट करा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक खराब हो गई, मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी डॉक्टरों ने हरीश रावत को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है उन्हें। हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, हरीश रावत के स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए रवि, सुबह उनकी तबीयत खराब हुई और ऐसे में उनको शिफ्ट किया गया है अस्पताल में। अस्पताल में भी डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज जारी है, लेकिन ये कहा गया कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिस कारण उनको आईसीयू में भी एडमिट किया गया है। और कहा जा सकता है कि ये राज्य में बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार हरीश रावत एक ऐसे गद्दावर नेता हैं जो कि तमाम समय समय पर मुद्दे उठाने का काम करते हैं, सरकारों को चेताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिहाज से बड़े बड़े निर्णय जब सरकार की तरफ से लिए जाते हैं तो सरकार को घेरने का वो काम करते हैं। सड़क से लेकर लगातार वो लोगों के बीच में बने रहते हैं और हमेशा ये देखा भी जाता है कि जन भावनाओं को, जन मुद्दों को उठाने का वो काम करते हैं। और आज काफी मायूस भी उनके जो चाहने वाले हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत को भर्ती कराया गया और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है और ऐसे में उनका आईसीयू में भर्ती कराया गया है, क्योंकि लंबे समय से ये कहा जा सकता है कि वो बीमार जरूर चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो धरना प्रदर्शन में डटे रहते थे, अपने चाहने वालों के साथ खड़े रहते थे। और हमेशा ये कहा जा सकता है कि एक जन नेता, क्योंकि ये कितने बड़े नेता की छवि उनके उत्तराखंड में बन चुकी है कि शायद आज हर कोई उनसे काफी लगाव करता है, काफी प्यार भी करता है। और आज जब उनको एडमिट किया गया तो काफी लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और सभी ये दुआएं कर रहे हैं कि हरीश रावत जल्दी ठीक होकर उनके बीच में आ जाए। अच्छा ठीक है विशाल, क्या उनकी तबीयत कुछ दिन पहले से खराब थी? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि लगातार सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव थे वो, और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिन पर सवाल उठाते रहे, और ऐसा नहीं लगा, लेकिन अचानक से ही तबीयत बिगड़ी है।
देखिए रवि, जब जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं या जब भी बहुत ज्यादा वॉक करते हैं तो अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन उम्र का दराज भी कह सकते हैं, क्योंकि उम्र भी काफी बढ़ चली है उनकी, और ऐसे में लगातार क्योंकि अब इस तरह की तकलीफें उनको होने लग जाती हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार भी हालांकि चल रहे थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पर पूरे एक्टिव थे। सोशल मीडिया पर ही सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम वो लगातार करते हैं, चाहे वो कानून हो, चाहे वो कुछ भी निर्णय हो जो राज्य सरकार की ओर से किए जाते हैं, उसको कहा जा सकता है कि उनको उठाने का काम करते हैं। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के जो सरकार पर आरोपों की झड़ी भी लगा देते हैं, और कहा जा सकता है कि बड़े कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में उनकी जब तबियत बिगड़ी तो काफी लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं रवि। ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके कार्यकाल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने अपने पूरे जीवन काल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। मनमोहन सिंह की गिनती देश के बड़े आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर होती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई अन्य दिग्गजों ने भी उनके कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सामाजिक क्षेत्र में और सभी विपक्ष के नेता बहुत सम्मान करते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल करने वाले स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमेशा एक धीर गंभीर व्यक्तित्व, विनम्र और विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में पूरे देश और विश्व के अंदर वो प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने वर्षों तक भारत की आर्थिक नीति को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के रूप में जाने जाते रहे। वर्ष 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शासनकाल में और स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वे 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। इसके पश्चात जब स्वर्गीय पीवी नरसिंह महाराव जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1991 में वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिया। वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही सरकारों में वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के रूप में देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो जीवन पर्यंत ज्ञान, विनम्रता और सहृदयता के प्रतीक रहे। उनका जीवन बहुत ही सहज था, सरल था। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ा है जिसे भरा जाना अत्यंत कठिन है। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि संपूर्ण राज्य और समाज की लड़ाई के लिए हमेशा प्रयास किया। उन्होंने अंतिम समय में भी उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटों ने, बहुओं ने और उनके जो परपोते थे, पोतियां थी, सभी ने मुझे बताया कि जब वो अत्यंत बीमारी की हालत में थे तब भी उन्होंने किसी से मिलना नहीं छोड़ा था। जो भी उनके पास जाता था उनसे मिलते थे और अंत तक उनके दुख सुख में हर प्रकार से वो खड़े रहे। किसी कार्यकर्ता के यहाँ समारोह में जाने की तैयारी करते समय उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और 21 नवंबर 2024 को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। युग दृष्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो
उनका जो मार्गदर्शन है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जिस तरह का उनका जीवन परिचय रहा है, एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में जिनकी पहचान रही सादगी, सरलता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति, और उनका देश के लिए योगदान आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा याद किया जाएगा। 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और उसी क्रम में 1972 में ही भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वो आर्थिक सलाहकार तो रहे ही रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के आर्थिक सलाहकार भी रहे। और इससे बड़ी बात है कि पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सीनियर लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब विश्वविद्यालय से MA अर्थशास्त्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र ऑनर्स की डिग्री, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में DPhil की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। और भारत की आर्थिक नीति को विश्व के मट्टल पर, विश्व के मानचित्र पर और उदारीकरण की दिशा में जो भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में हमने काम किया है, उसका आज भी वो हमारे भारत के आर्थिक नीतियों में उसका छाप दिखाई देती है। निश्चित रूप से वो स्वर्णिम काल रहा उनका कार्यकाल। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई का भी याद किया गया। सीएम धामी सहित कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करने वालों के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। हमारे प्रमुख कलाकार घन्ना भाई का भी जो है देहांत हुआ था, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्य अवसरों पर भी जो भी हमारे समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारा प्रयास होता है कि उनकी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो। और चूँकि संपूर्ण जीवन काम करते हैं, तो ये जो हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं, सबको एक दिन जाना ही है। आप यही कह रहे थे ना? लगभग कहा था आपने। लगभग नहीं, ये जीवन का सत्य है। आज सदन में इस बात की घोषणा करता हूँ कि हमारे जितने भी पूर्व विधायक होंगे और जो भी हमारे प्रतिष्ठित जिन्होंने समाज जीवन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में काम किया होगा, उनका सभी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू महमद शुरू हुई। दोनों तरफ से माफी मांगने की आवाज उठी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा। साथ ही यह कहना पड़ा कि यूं ही अगर हंगामा होगा तो नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सत्र से पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में
शराब पीकर आने का आरोप लगाया था। जबकि कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने को कहा और माफी मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी काफी गुस्से में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्यों देखिए, ऐसा है, आप मुझे 3 साल से जान रहे हैं और मैं बहुत क्लियर हूँ अपने सोच में, अपनी संस्कार में और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए शायद मुझे हेडमास्टर नहीं भी कहा जाता है एंड आई लव इट। मैं हूँ हेडमास्टर नहीं, क्योंकि वहाँ की गरिमा रखना मेरा दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है और यही एक्सपेक्टेशन मेरी सबसे है, सरकार से है, ऑपोजिशन से है, सबसे यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वो कोई चौराहा नहीं है, चौराहा नहीं है। हमारी श्रद्धापूर्ण श्रद्धा की जगह है, मंदिर है हमारे लिए। क्या हम मंदिर में इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह का झगड़ा करते हैं? तो मैं तो कल मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली दुख हुआ कि गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, हमारे सदन की गरिमा नहीं रखी गई। तो ये इसको तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ और ये शायद कोई भी सही सोचने वाला आदमी इसी तरह से सोचेगा, तो बिल्कुल सही नहीं। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे, इज माय बॉस। तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं, ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी के आए। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है, तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जब चोरी बजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं, आज तक अंकिता हत्याकांड का आज तक वो नहीं पता चला कौन वीआईपी थे, कौन क्या था। किसी के बारे में कोई बात नहीं है। हाउस को चलने नहीं देना है, हाउस की अवधि को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ये इस तरीके के ड्रामे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।